साथियों, आपको पता भी नहीं होगा कि अधिवेशन का चौथा दिन है और कुछ एक सत्र के बाद में 4 दिन समाप्त हो जाएंगे और केवल 1 दिन का समय अधिवेशन का बचेगा। और ये 4 दिन का समय कैसे चला गया और किसी को भी कोई पता नहीं चल पाया। साथियों, इसके पहले कि इस विषय पर कुछ बात आपको बताए, मैं एक बात का स्पष्टीकरण देना जरूरी समझता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने गागा भट्ट ने दाएं पैर के अंगूठे से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक किया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज तिलक करने दिया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज बुज़दिल थे, ऐसा यहां मंच पर से बोला गया। हमारे लोग ज्यादातर ब्राह्मणों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हैं और ब्राह्मणों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ने से और पढ़कर अपनी राय बनाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने अपना कोई इतिहास तो लिखा नहीं है। इसलिए अभी बामसेप ने अपना इतिहास लिखने का कार्यक्रम शुरू किया है और जल्दी ही 3 या 5 दिन का सेमिनार केवल इतिहास पर और भारत का शुरू से लेकर अब तक जो भारत का इतिहास है, सारा इतिहास जो ब्राह्मणों ने लिखा है, उसके बजाय हम अपना इतिहास लिखेंगे और ब्राह्मणों ने जो इतिहास लिखा है उसको हम लोग अमान्य घोषित करेंगे। इसके पहले कि ये इतिहास हम लिखे, मैंने ये जो उदाहरण हमारे एक साथी ने दिया उसकी व्याख्या आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक, राज्याभिषेक पूना के ब्राह्मणों ने करने से इनकार किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना एक आदमी वाराणसी भेजा गागा भट्ट के पास और गागा भट्ट को बुलाकर राज्याभिषेक करने की योजना बनाई। वो व्यक्ति गया तो उन्होंने गागा भट्ट को कहा कि चलो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करना है। तो गागा भट्ट ने कहा शिवाजी शूद्र है, उसका राज्याभिषेक नहीं हो सकता, वो राजा नहीं बन सकते। उस व्यक्ति ने गागा भट्ट को कहा कि आपसे थोड़ा एकांत में वार्ता करनी है, आप थोड़ा समय देंगे? गागा भट्ट ने कहा क्यों नहीं, चलो एकांत में वार्ता करते हैं। जब एकांत में वार्ता करने का वो व्यक्ति गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि राज्याभिषेक करने के लिए अगर आपको बोफोर्स दिया जाए तो क्या हो सकता है? तो उसने कहा अगर बोफोर्स देते हो तो फिर इस धरती पर क्या है जो नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। गागा भट्ट ने अपने से इतिहास लिखा और बताया कि शिवाजी का संबंध राजस्थान के सिसोदिया घराने से है और सिसोदिया राजपूत है, इसलिए शिवाजी जन्म से राजपूत है, क्षत्रिय है, इसलिए तो राज्याभिषेक उनका हो सकता है। खुद ही लिखा। गया गागा भट्ट महाराष्ट्र के ब्राह्मण, क्योंकि वो भी महाराष्ट्र का ही था, महाराष्ट्र गया तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया
तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए गागा भट्ट ने क्या कहा, क्या किया कि दाएं पैर के अंगूठे से शिवाजी का राज तिलक किया और ब्राह्मणों को कहा, अरे तुम क्यों हंगामा कर रहे हो भाई, मैं तो ये दाएं पैर के अंगूठे से राज तिलक कर रहा हूं। अब सवाल है कि गागा भट्ट ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, राज तिलक दाएं पैर के अंगूठे से किया, तो ये महाप्रतापी व्यक्ति शिवाजी, इसने बर्दाश्त क्यों किया? यह है सवाल। तो इसके लिए मनुस्मृति का वो नियम हम लोगों को समझना होगा जिसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर राजा होना है तो राजा होने के लिए राजा जब तक, कोई भी व्यक्ति जब तक ब्राह्मणों के हाथों राज्याभिषेक नहीं करवाएगा तब तक कोई भी व्यक्ति अपने को राजा घोषित नहीं कर सकता। और ब्राह्मणों के हाथों अगर कोई व्यक्ति राजा घोषित करता है राज्याभिषेक के द्वारा, तो उसे प्रजा समेत ब्राह्मणों को दंड देने का अधिकार होगा। प्रजा समेत ब्राह्मणों को दंड देने का अधिकार होगा अगर ब्राह्मणों के हाथों व्यक्ति का राज्याभिषेक होगा। शिवाजी ने दाएं पैर के अंगूठे से गागा भट्ट को राज्याभिषेक इसलिए करने दिया क्योंकि उसने सोचा कि दाएं पैर के अंगूठे से या किसी से भी वो राज तिलक करे, राज तिलक के बाद तो राजा हो जाऊंगा और राजा के होने के बाद प्रजा समेत ब्राह्मणों को दंड देने का अधिकार मिलेगा। राजनीति अगर सबके समझ में आ जावे तो हर शिवाजी ना हो जावे। कोई बात नहीं, राजनीति अगर सबके समझ में आ जाए तो हर आदमी शिवाजी हो जाएगा। हर आदमी शिवाजी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राजनीति सबके समझने की बात नहीं है। राजनीति क्या है? जो आम आदमी को राजा बना दे, राजनीति उसको कहते हैं जो व्यक्ति को राजा बना दे, आम आदमी को राजा बना दे, वो राजनीति है। जो नीति व्यक्ति को राजा बनाती है, अगर वो व्यक्ति सबके समझ में आ जाए तो भी सब न राजा हो जाए। इतना आसान नहीं है कि सबको समझ में आ जाए। ये बात बताने के बाद अभी हम लोग मूल विषय पर आते हैं। विषय बहुत गंभीर है आज के समय में। विषय है राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग की जातियों के साथ झगड़े लगा देना और पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों को एससी एसटी के लोगों के साथ आपस में झगड़ा लगाते रहना, ये वर्तमान शासक जातियों का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का खेल है। और दूसरा उसके साथ जोड़ा हुआ सब्जेक्ट है, जो इतिहास से सबक नहीं सीखते, इतिहास उसे सबक सिखा देता है। साथियों, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हमने क्यों रखा, उसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, वो थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताते हैं। समय हमारे पास कम है, लगभग 1 घंटा इसके लिए समय लगेगा और ये बहुत हमारे सारे मिशन के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ये विषय बहुत ज्यादा अहम है। इसलिए विस्तार से मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा। साथियों, इसके पीछे का जो उद्देश्य है कि जो मूल निवासी इस देश में बहुसंख्य है, ये जो बहुसंख्य लोग हैं उस पर अल्पसंख्य लोग अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते। तो अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई बातें, कई तिकड़मे चलाते हैं और उन तिकड़मों को चलाने के दांव पेच में
उन्होंने ये आपस में झगड़े लगाने का कार्यक्रम शुरू किया। ये जो झगड़े लगाने का कार्यक्रम शुरू किया और झगड़े लगाने में वो कामयाब हो रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं इन झगड़ों में हजारों और लाखों की संख्या में शामिल हो रहे हैं, जबकि वो हम लोगों को लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं, मगर हमारे लोगों को इसकी बात समझ में नहीं आ रही है और लोग हजारों और लाखों की संख्या में उसमें शामिल हो रहे हैं। ये जो शामिल होने वाले लोग हैं उनको लगता है कि इन झगड़ों से हमको फायदा होने वाला है, और फायदा होने वाला है ऐसा लगता है, इसलिए हजारों और लाखों की संख्या में हमारे लोग उसमें शामिल होते हैं। परंतु साथियों, ये फायदा होने वाला कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा सत्यानाश करने का कार्यक्रम है, मगर इसकी खबर, इसकी जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। इसकी खबर, इसकी जानकारी हमारे लोगों को हो। ये जो आपस में झगड़ा लगाकर वर्चस्व स्थापित करने का जो कार्यक्रम है, दो मुर्गियां जब आपस में लड़ती है तो जो बिल्ली होती है वो दो मुर्गियों का झगड़ा देखते रहती है। दो मुर्गियां जब आपस में लड़ती है तो बिल्ली खेल देखते रहती है। जब एक मुर्गी कमजोर हो जाती है, कमजोर पड़ती है तो भाग जाती है, कमजोर पड़ने के बाद जब भाग जाती है तो बिल्ली कमजोर जो मुर्गी है उसको पकड़कर खा जाती है। तो साथियों, ये जो झगड़ा है ये हमारे बीच में आपस में लड़ाई लगाकर हमको उस लड़ाई में ही एंगेज रखना चाहते हैं, और उसी समय वो जो दुश्मन है वो अपना काम निकालने की योजना बनाते हैं और सफल होते हैं। एक खेल है, षड्यंत्रकारी खेल है, मगर हमारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हमने सोचा, प्लान बनाया कि ये सारा खेल एक्सपोज कर दिया जाए, इसको विस्तार से खुला कर दिया जाए ताकि लोगों को ये सारी जानकारी विस्तार से मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए साथियों ये विषय रखा हुआ है। और चूंकि ये जो लड़ाई झगड़े का जो खेल है ये राष्ट्रीय चरित्र का खेल है, ये केवल मात्र एक स्टेट में चलने वाला खेल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो हमारे लोगों को लड़ाने का ही काम नहीं करते, बल्कि इसमें जो खुला हुआ दुश्मन है उसका दाव पेच अलग है, जो छुपा हुआ दुश्मन है उसका दाव पेच अलग है। जो खुला दुश्मन है उसका दाव पेच क्या है? वो खुलकर हिंदुत्व के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को इन द नेम ऑफ हिंदू, नॉट इन द नेम ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, यानी ब्राह्मण क्या करता है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को यूनाइट करता है, नॉट इन द नेम ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, बट इन द नेम ऑफ हिंदू। जो खुले रूप से जो कार्य हो रहा है उसको समझने के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ये बात आपको समझना होगा, बहुत गंभीर बात है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को खुले रूप से उसको बात समझ नहीं, हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण ये करता है, ये भी ख्याल रखो, हिंदुत्व और ब्राह्मण दो एक नहीं है, अलग है। और हिंदुत्व और कुछ नहीं है, ये समस्त मूल निवासियों को मानसिक रूप से विकलांग बनाकर इस्तेमाल करने की एक व्यू रचना है, एक
दांवपेच की रचना है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। ब्राह्मण अपने को हिंदू कभी मानता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन नाम की किताब लिखने के लिए ली थी। उसमें एक सब टाइटल है, चैप्टर है, किताब का एक सब टाइटल चैप्टर है। उसका सब टाइटल है व्हाट ब्राह्मण्स हैव डन टू द हिंदूज। व्हाट ब्राह्मण्स हैव डन टू द हिंदूज। इसका मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण को हिंदू नहीं मानते। अगर मानते होते तो ब्राह्मणों ने हिंदुओं के लिए क्या किया, ऐसा टाइटल नहीं देते। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं कि ब्राह्मण जो खुला हुआ दुश्मन है वो क्या करता है, उसका तरीका, उसका दांवपेच अलग है। वो क्या करता है, वो SC ST OBC को हिंदू के नाम पर इकट्ठा करता है। उनको SC ST OBC के नाम पर इकट्ठा नहीं करता, उसको हिंदू के नाम पर इकट्ठा करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मण। ख्याल रखना, मैं खास बात आपको बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं। SC ST OBC को ब्राह्मण यूनाइट करते हैं SC ST OBC के नाम पर नहीं, हिंदू के नाम पर यूनाइट करते हैं। और यूनाइट कैसा करते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मण। एक खास बात ध्यान रखना कि वो अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मण यूनाइट करते हैं। और उनको SC ST OBC के नाम पर यूनाइट नहीं करते, क्योंकि SC के नाम पर अगर यूनाइट होते हैं तो SC उसका नेता बनेगा, ST के नाम पर यूनाइट करते हैं तो ST उसका नेता बनेगा, OBC के नाम पर यूनाइट करते हैं तो OBC उसका नेता बनेगा, हिंदू के नाम पर यूनाइट करते हैं, धर्म के नाम पर यूनाइट करते हैं तो ब्राह्मण हजारों सालों से धर्म का नेता बना हुआ है। अगर धर्म से नाम पर इकट्ठा करते हुए तो नेता ब्राह्मण बनेगा। अगर यादव समाज के नाम पर इकट्ठा होता है, यादव महासभा के नाम पर, तो जिस सभा का नाम ही यादव महासभा है उसका ब्राह्मण सदस्य ही नहीं बन सकता, तो नेता कहां से बनेगा। यानी समाज के नाम पर लोग संगठित होंगे तो नेतृत्व तो इन लोगों के हाथों में रहता है। अगर इन्हीं लोगों को धर्म के नाम पर इकट्ठा करो तो नेतृत्व तो ब्राह्मण के नियंत्रण में रहता है। इसलिए ब्राह्मण इनको धर्म के नाम पर इकट्ठा करता है और इसलिए धर्म का काम हम कर रहे हैं, इसके लिए खुले रूप से इस मामले को चलाते हैं। एक खुला दांवपेच है। और इसी वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कल्याण सिंह लोध बैकवर्ड, उमा भारती लोध बैकवर्ड, विनय कटियार कुर्मी बैकवर्ड, सुशील कुमार मोदी बिहार का उप मुख्यमंत्री तेली बैकवर्ड, नरेंद्र कुमार मोदी घिसड़ी यानी तेली बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र का OBC बैकवर्ड, प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद का महामंत्री कुर्मी, गुजराती कुर्मी बैकवर्ड। नाम मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो काल्पनिक बात नहीं है। VP सिंह ने जब बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का इस्तेमाल करने के लिए सामाजिक न्याय का नारा लगाया, सामाजिक न्याय का नारा VP सिंह ने बैकवर्ड लोगों का इस्तेमाल करने के लिए लगाया था। इस भ्रम में मत रहना कि VP सिंह मसीहा है। हम नहीं मानते मसीहा, कुछ लोग मानते होंगे, मगर आपको बता रहा हूं ये जानकारी रहे कि VP सिंह ने सोशल जस्टिस का नारा बैकवर्ड लोगों को इस्तेमाल करने के लिए अपने राजनीति में लगाया था। तो इसलिए ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, खुले रूप से काम करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने VP सिंह का सामाजिक न्याय का नारा भोतरा करने के लिए
आरएसएस ने और बीजेपी ने गोविंदाचार्य के माध्यम से सोशल जस्टिस को काउंटर करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का नारा लगाया। अब ये सोशल इंजीनियरिंग क्या है, ये थोड़ा आप लोगों को समझना होगा। सोशल जस्टिस तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा, बहुत चला। थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग के बारे में आपको जानकारी नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग को अगर समझना है तो आपको उमा भारती का वर्तमान उदाहरण बहुत बढ़िया है। उमा भारती का मध्य प्रदेश के राजनीति में ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया और मध्य प्रदेश के बैकवर्ड लोग बैकवर्ड के नाम पर उसे इकट्ठा किए और सत्ता में पहुंचे और पहुंचा दिया और योजना बनाकर, प्लान बनाकर उमा भारती को इस्तीफा दिलवाकर फिर बाहर कर दिया। और इसके लिए उन्होंने बाबूलाल गौर, जो मध्य प्रदेश का अहीर है, यादव है, यानी एक बैकवर्ड को काउंटर करने के लिए दूसरे बैकवर्ड को सामने लाया। सोशल इंजीनियरिंग समझा रहा हूं आप लोगों को। खुले खेल खेलना वाला उनका खेल जो है क्या चल रहा है उसके बारे में आपको बता रहा हूं, आपको जानकारी हो इसलिए। दूसरी बात कि जब उमा भारती ने फिर मामला चलाने के बाद में फिर उमा भारती को काउंटर करने के लिए शिवराज सिंह चौहान नाम का दूसरा बैकवर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। ये जो मुख्यमंत्री बना ये भी बैकवर्ड है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी जो बना है अभी बैकवर्ड है। क्योंकि उमा भारती को काउंटर करने के लिए अगर राजपूत और ब्राह्मण लाया गया होता तो सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई होती और लोगों को मैसेज गया होता और इस तरह से ये खेल इनका चलता नहीं। इसलिए उमा भारती को काउंटर करने के लिए उन्होंने दूसरे बैकवर्ड को लाया। तो एक बैकवर्ड को दूसरे बैकवर्ड के खिलाफ, दूसरे को तीसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने का ये जो कार्यक्रम इन्होंने बनाया, एक कार्यक्रम सोशल इंजीनियरिंग है। कल्याण सिंह के हाथों बाबरी मस्जिद गिरवा दी गई और गिरवाने के बाद में उसको प्रचार में लाया गया कि यह अडवाणी का हनुमान है। ये क्या कहा गया? ये अडवाणी का हनुमान है। ये नहीं कहा गया कि कल्याण सिंह राम है। ये कहा गया कि अडवाणी का हनुमान है, इसका मतलब अडवाणी राम है और कल्याण सिंह हनुमान है। और हनुमान का क्या मतलब है कि राम ने हनुमान का रावण को परास्त करने के लिए इस्तेमाल किया और हनुमान ने रावण से चिता छुड़ाने में रावण की मदद की, राम की मदद की। तो भी राम ही महान है। राम की मदद की हनुमान ने और हनुमान की मदद की वजह से सीता को छुड़ाने में कामयाब हुआ, मगर महान राम ही है, हनुमान नहीं है। क्यों हनुमान नहीं है? क्योंकि हनुमान को पूंछ है। ये पूंछ उन्होंने खुद लगाई। अगर राम और हनुमान एक ही समय में थे तो अगर हमारे हनुमान को पूंछ लगाई तो थोड़ी राम को भी लगाई होती, मगर नहीं लगाई। उसको जानवर बताया, पशु बताया। इतिहास समझने की जरूरत है, सारी चीजों की नई व्याख्या समझाने की और बनाने की जरूरत है। तो साथियों, कल्याण सिंह का जो मामला है ये अब उत्तर प्रदेश में आपने देखा। उसके समकालीन विनय कटियार उत्तर प्रदेश में, वो भी बैकवर्ड का, कुर्मी जाति का, फैजाबाद के आसपास का, वो बैकवर्ड, उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया। गुजरात में केशुभाई पटेल कुर्मी और नरेंद्र मोदी मोस्ट बैकवर्ड, जिसकी 5% भी जनसंख्या गुजरात में नहीं है। अब 5% वाला आदमी भारत में मुख्यमंत्री बन जावे ऐसा संभव नहीं है, मगर ये ब्राह्मणों की सोशल इंजीनियरिंग है
जिसमें एक का इस्तेमाल दूसरे के विरोध में भिड़ाकर वर्चस्व ब्राह्मणों का ही रखा जाए, ये सारा तंत्र उन्होंने बनाया है। और केशुभाई पटेल जो जनाधार वाला व्यक्ति है, उसको उन्होंने खुड्डे लाइन लगाया है। जब वो नहीं मान रहा था तो केशुभाई को कमजोर करने के लिए केशुभाई के जाति का प्रवीण भाई तोगड़िया, ये केशुभाई की जाति का है, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर गुजरात में चुनाव के पहले जब केशुभाई ने प्रचार करने से इनकार कर दिया तो प्रवीण भाई तोगड़िया को आरएसएस ने मैदान में उतारा और कुर्मियों को बीजेपी के समर्थन में खड़ा कर दिया। और इस तरह से कुर्मियों के वोट लेकर बहुत बड़े बहुमत में वो पहुंचे। उसके बाद केशुभाई पटेल को इन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया। ये गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में भी यही, यानी सारे देश भर में ये जो बैकवर्ड क्लासेस के नेताओं का हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करने का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सारा कार्यक्रम सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर सोशल जस्टिस को काउंटर करने की दृष्टि से, परंतु ये बैकवर्ड को बैकवर्ड मानकर नहीं, बैकवर्ड को हिंदू मानकर खेला जाने वाला खेल है। ये बात साथियों हम लोगों को समझना होगा। सोशल इंजीनियरिंग में एक बात और हम लोगों को समझना होगा जो बहुत फंडामेंटल है कि भारत में जो सत्ता का स्तर है, सत्ता का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुस्तर सत्ता प्रणाली ब्राह्मणों ने विकसित की। और इसमें शूद्रों और ब्राह्मणों के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ। शूद्रों और ब्राह्मण बीच में, शूद्र यानी अपर लेयर ऑफ बैकवर्ड, शूद्रों और ब्राह्मणों के बीच में समझौता हुआ। कारण शूद्रों की जनसंख्या प्रदेशों में ज्यादा होना, इसलिए ब्राह्मणों ने क्या समझौता किया? ब्राह्मणों ने समझौता किया राज्यों की सत्ता उस जाति के व्यक्ति के हाथों में होगी जिसकी जनसंख्या प्रदेश में ज्यादा होगी, उसके हाथ में प्रदेश की सत्ता होगी, प्रदेश का मुख्यमंत्री उनका होगा। वो मुख्यमंत्री अपने जाति की संख्या ब्राह्मणों के समर्थन में खड़ी करे और ब्राह्मण दिल्ली में सत्ता पर नियंत्रण करे। बहुस्तर सत्ता प्रणाली में एक स्तर है सेंटर का, एक स्तर है स्टेट का, एक स्तर है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। पंचायती राज का जो मामला है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है। इसलिए आपको मैं ये बात समझाना चाहता हूं जो बहुत अहम है, ये समझना जरूरी है। तो ये जो विधानसभा में ब्राह्मणों ने ये बैकवर्ड जातियों को और उनके नेताओं को उनके साथ में उन्होंने समझौता किया और उन्होंने बैकवर्ड के अपर लेयर लोगों ने ब्राह्मणों के साथ दिल्ली में समझौता किया। भाई दिल्ली में सत्ता तुम्हारी होगी, राज्यों में हमारी सत्ता होनी चाहिए। ब्राह्मणों ने एक गुप्त समझौता ऐसा किया। ये जो सत्ता प्रणाली है, बहुस्तर सत्ता, प्लुरलिस्टिक पावर स्ट्रक्चर, ये उन्होंने डेवलप किया। इसमें क्या होता है? इसमें एक सत्ता में प्रतिनिधित्व होता है, एक सत्ता में भागीदारी होती है और एक सत्ता पर नियंत्रण होता है। अब ये थोड़ा समझना जरूरी है कि अगर राज्य में उस राज्य की बड़ी संख्या वाली जाति का व्यक्ति, जैसे महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख मराठा जाति का व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो गया, तो उसको ब्राह्मण लोग जो है उसके अंदर भ्रम पैदा करते हैं कि उसका सत्ता पर नियंत्रण है, मगर उसको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जब उसको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार नहीं है तो सत्ता पर उसका नियंत्रण है, ये केवल भ्रम है। पावर स्ट्रक्चर में तीन बातें ध्यान रखो: सत्ता में प्रतिनिधित्व, सत्ता में भागीदारी और सत्ता पर नियंत्रण। तीन कॉन्सेप्ट है: सत्ता में प्रतिनिधित्व, सत्ता में भागीदारी और सत्ता पर नियंत्रण। ये जो राज्यों की जाति है
उस पर वो उस जाति के व्यक्ति को रखते हैं, उसके अंदर भ्रम पैदा करते हैं कि हमारा नियंत्रण है, मगर उसको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार नहीं देते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि सत्ता पर उसका नियंत्रण नहीं है, जो हाईकमांड कहने वाले लोग हैं एक्चुअली नियंत्रण उनका ही है, मगर इसके अंदर भ्रम पैदा करते हैं कि नियंत्रण उनका है। तो फिर ये नियंत्रण नहीं तो क्या है? ये केवल सत्ता उनकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, हाईकमांड ने महाराष्ट्र के विधानसभा के एमएलए की राय लिए बगैर विलासराव देशमुख को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया। विलासराव देशमुख की भी राय नहीं ली कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, और वहां के एमएलए की भी राय नहीं ली, और उसके पहले ही विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना, और हाईकमांड की चुनाव को मान्यता देने के लिए एमएलए को कहा गया। ये क्या सिद्ध करता है? कि सत्ता पर नियंत्रण हाईकमांड का है, सत्ता पर नियंत्रण इनका नहीं है। हाईकमांड ने विलासराव को सत्ता दी, सत्ता जिन्होंने विलासराव को दी, सत्ता उनकी है, विलासराव की नहीं है। विश्लेषण से चीजें समझ में आती है, ये बात हम लोगों को समझना होगा। मगर विलासराव को भ्रम होता है कि सत्ता पर हमारा नियंत्रण है, जबकि नियंत्रण नहीं है, भागीदारी है, हिस्सेदारी है। सत्ता तो उनकी है, क्योंकि जिस हाईकमान ने विलासराव को मुख्यमंत्री बनाया, फिर एक दिन हाईकमान ने दिल्ली बुलाया विलासराव को और कहा इस्तीफा दे दो। जब मुख्यमंत्री बनाया तब नहीं पूछा कि क्यों बना रहे हो। जब इस्तीफा देने के लिए कहा तो बाहर आया, पत्रकारों ने पूछा क्यों इस्तीफा दिया, उन्होंने क्यों इस्तीफा मांगा, तो विलासराव ने कहा कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया मुझे ही मालूम नहीं है। तो पत्रकारों ने पूछा क्या हाईकमांड को इस्तीफा क्यों मांगा, पूछोगे? नहीं, पूछने वाला नहीं हूं मैं। यानी पत्रकार उनको संकट में डालना चाहते थे कि अगर हाईकमांड को पूछने की बात विलासराव ने कही तो हेडलाइन में विलासराव ने हाईकमांड को सवाल पूछा, ये विद्रोह ही कर रहा है, दंड देने के लिए फंसाने की योजना बनाई। विलासराव को समझ में आया कि ये मुझे फंसाना चाहते हैं पत्रकार। नहीं, मैं पूछने वाला नहीं हूं। तो विलासराव को मालूम कि उनकी है, बनाया तो नहीं पूछा, निकाला तो नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, उनकी है। सत्ता पर नियंत्रण उनका है, सत्ता में इनकी केवल भागीदारी है, और एमएलए और एमपी अगर बनाना है तो सत्ता में प्रतिनिधित्व देने का केवल मामला है। सत्ता स्ट्रक्चर में ये बातें साथियों हम लोगों को समझना होगा। ये सारा इंजीनियरिंग उन्होंने डेवलप किया है, बनाया है। अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों पर जब राज करना चाहते हैं तो राज करने के लिए उनको ये सारा खेल खेलना पड़ता है। मगर ये खुला हुआ दुश्मन जो है, ये जो हिंदू के नाम पर इन लोगों का इस्तेमाल करते हुए खेल खेलता है, तो जो खुला हुआ जो छुपा हुआ दुश्मन है वो कुछ और खेल खेलता है, उसका तंत्र अलग है। वो क्या करता है, अपने ही पार्टी के लोगों को, अगर शेड्यूल कास्ट में नॉर्थ इंडिया में चमार और वाल्मीकि है तो चमार को अलग बुलाता है, वाल्मीकि को अलग बुलाता है, चमार को टिकट दे देता है, टिकट देने के बाद वाल्मीकियों को बुलाता है। अरे टिकट बट रहे थे, तुम कहां थे? वो सारे चमार टिकट लेके गए और तुम बाद में आ गए। अरे पहले आना था। तो वो पूछता है चलो लेट हो गए, अभी क्या करे? तो वो उसको बताता है, ब्राह्मण उसको बताता है, ऐसा करो कि सारे चमार लोग जो है टिकट खा गए हैं, ऐसा अखबार में बयान दो, जाओ। बंदोबस्त करना पड़ेगा ना चमारों का, चमारों का बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा? हाँ बंदोबस्त करना पड़ेगा। सारे के सारे टिकट चमार लेके जाते हैं, बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ बंदोबस्त, जाओ बयान दो, अपने लोगों को तैयार करो। ये सारे चमार लेके गए, सारे समाज लेके गए, ऐसा एक डेलीगेशन बना करके हमारे पास स्टेट लेवल पर आ जाओ, अलग अलग जिले के लोग।
नहीं मानते हैं तो जिले जिलों में मामला शुरू करो। ये जो जिन चमारों को टिकट दिया वो भी कांग्रेस में, जिन वाल्मीकि को टिकट नहीं दिया वो भी कांग्रेस में। ये जो खेल है, ये खेल हम लोगों को समझना होगा, दोनों कांग्रेस में। और झगड़ा किस बात के लिए? वाल्मीकि लोगों का क्या कहना है? अरे सारे के सारे दलाल चमारों के आप लोगों ने बनाए, हमारे में से एक भी दलाल आपने नहीं बनाया। सारे के सारे भड़ुए चमारों में बनाया, एक भी भड़ुआ वाल्मीकि में नहीं बनाया। दल 12 चमार भड़ुए और दलाल बनाते, दल 12 हमारे भी दलाल और भड़ुए बनाते। हमको कोई इतराज नहीं होता। लड़ाई है ये जो चल रहा है, हम लोगों को समझना होगा कि क्या चल रहा है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो दलाल है। तो लोग दलाल लोग हैं। तो ये जो छुपा हुआ दुश्मन है, ये आरक्षण के नाम पर यानी हमला हमारे लोगों को भ्रम पैदा करता है। देखो भाई, तुम्हारे फायदे की बात हम कर रहे हैं कि तुम लोगों को अलग से कोटा होना चाहिए, तुम लोगों को अलग से कोटा मिलना चाहिए, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। ये वही बताते हैं 15 साल हो गए रिजर्वेशन की जगह भरने का कार्यक्रम बंद है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर है, उसका जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में है, जब उसका प्राइवेटाइजेशन होगा तो रिजर्वेशन नल एंड वाइड हो जाएगा। तो जब वो लोग, हमारा दुश्मन, रिजर्वेशन को जीरो बनाने का अभियान चल रहा है, तो ब्राह्मण चमारों को और वाल्मीकियों को क्या कहते हैं? भाई ऐसा है, वाल्मीकियों को कहते हैं कि ये सारा कोटा चमारों ने खा लिया। ये वो उनको बताते हैं चमारों ने खा लिया। और चमारों को बताते हैं कि देखो, एक कैटेगराइजेशन होने वाला है, और कैटेगराइजेशन अगर होगा तो तुम्हारा नुकसान होगा। और तुम्हारा नुकसान ना हो इसलिए तुम ऐसा करो कि ये वाल्मीकि लोग जो कैटेगराइजेशन की मांग कर रहे हैं, उसके विरोध में सम्मेलन करो। पैसा नहीं है, ये लो, पैसा लो। गाड़ियां चाहिए, ये गाड़ियां लो। यानी दो जातियां जब तक आपस में लड़ेगी नहीं, तो उनका काम, जो तुम्हारा दुश्मन है, उनका काम तो हो नहीं सकता। लड़ने के बाद काम होगा, लड़ाई नहीं होगी तो काम नहीं होगा। लड़ाई नहीं होगी तो काम नहीं हो सकता। ये नॉर्थ इंडिया में ये माल चल रहा है। अभी नई बात राजस्थान की हमारे सामने आई। मैं तो राजस्थान में उसी समय उधर ही था, राजस्थान में था। राजस्थान में गुर्जर जाति है जो बैकवर्ड क्लासेस में मंडल कमीशन में शामिल है, उसको वहां रिजर्वेशन लागू है। बीजेपी के गुर्जर मंत्रियों को और एमएलए को बीजेपी ने काम पर लगाया। क्या काम पर लगाया? भाई गुर्जरों को शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए। बीजेपी के लोगों ने, मंत्रियों ने और एमएलए लोगों ने, बीजेपी ने उनको काम पर लगाया। मांग करो कि ट्राइब में डाला जाए हम लोगों को। ट्राइब वो पहले ही मंडल कमीशन में शामिल है, पहले ही रिजर्वेशन उनको मिल रहा है। उनको कहा तुम शेड्यूल ट्राइब में मांग करो। कांग्रेस के जो गुर्जर है, कांग्रेस ने कहा अरे, कांग्रेस के अंदर जो मीना है, मीनाओं को कांग्रेस ने कहा अरे एक ट्राइब में शामिल हो रहे, तुम्हारा सारा मामला खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम गुर्जरों का विरोध करो। कांग्रेस ने मैदान में मीनाओं को उतारा, बीजेपी ने गुर्जरों को उतारा। और इधर कांग्रेस के सेंट्रल लेवल से लेकर स्टेट लेवल के एमएलए एमपीज स्टेज पर बैठे हुए हैं। जब गुर्जरों का होता है तो बीजेपी के एमएलए और मंत्री उसके स्टेज पर बैठे हुए हैं कि खून की होली होगी, गांव गांव में होली होगी। यानी ये हवा
ये बलून जो है इसमें हवा उन्होंने भरा हुआ है, ये जो टायर है उसमें हवा उन्होंने भरा हुआ है। यानी जब तक वो हवा भरते रहेंगे ये टायर चलता रहेगा चलता रहेगा। जब वो पंक्चर कर देंगे साला पंक्चर हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा गाड़ी। यानी जब तक लड़ाई लड़ने के बाद, लड़ाई लगाने के बाद जब बीजेपी और कांग्रेस या ब्राह्मणवादी लोगों को पता चलेगा, क्या पता चलेगा? पता ये चलेगा कि झगड़ा पूरी तरह से लग गया है। गांव गांव में मीना और गुर्जर, गुर्जर और मीना, ये दो कैंप बन गए हैं। जिस दिन ऐसा उनको मालूम हो जाएगा, कांग्रेस मीनाओं को बोल देगी बहुत हो गया, बीजेपी लोग गुर्जरों को कह देगी बहुत हो गया, अब आप शांत रहो, और मामला शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा तो मामला खड़ा हो गया, उन्होंने कहा तो मामला चुप हो जाएगा। और उससे क्या होगा? बीजेपी ने मंत्रिमंडल के लेवल पर एक कमेटी बनाई कि गुर्जरों को शेड्यूल ट्राइब में डालने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। एंड स्टेट ने गुर्जरों को संकेत भेजा, हम तुम्हारे समर्थन में है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कमेटी बनाई, हाँ भाई हाँ, हमको आपको डालने के लिए अध्ययन करते हैं, रिकमेंड करते हैं, संकेत दिया, हम तुम्हारे फेवर में है। संकेत क्यों दिया? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बीजेपी की तरफ सरक जाओ। देना लेना कुछ नहीं है, देना लेना कुछ भी नहीं है। देने लेने की कोई बात ही नहीं है। क्यों देने लेने की बात नहीं है? क्योंकि मामला रिजर्वेशन का है और रिजर्वेशन में नौकरी देने का कार्यक्रम बंद है। गुर्जरों ने क्या मांग की कि पिछले 15 साल से रिजर्वेशन में किसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो गुर्जरों ने डिमांड किया कि जो रिजर्वेशन 0 हो गया है उस 0 में हमको हिस्सा दिया जाए। गुर्जरों की क्या मांग है? जो रिजर्वेशन 0 हो गया उसमें गुर्जरों का क्या कहना है? ये जो 0 है इस 0 में भी हमारा शेयर निर्धारित किया जाए। मीना लोगों का क्या कहना है? 0 में हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। 0 में हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, ये 0 हमारा है और इसके लिए खून बहाएंगे। अब किसी भी हालत में ये 0 हमसे हम छीनने नहीं देंगे। ये जो सारा खेल चल रहा है, हैदराबाद में हमने अधिवेशन लगाया, वहां पिछले 13 साल से माला मादिगा का मामला चल रहा है। माला मादिगा, मादिगा आंध्र प्रदेश का चमार, माला नॉन चमार। आंध्रा का चमार आरोप लगा रहा है माला पर कि माला ने सब कुछ खा लिया। यानी आंध्रा का चमार आरोप लगा रहा है माला ने खा लिया। नॉर्थ में क्या है? वाल्मीकि कह रहा है चमार ने खा लिया। देखो साला मामला कितना वाला का अजीब किस्म का मामला है। आंध्र प्रदेश का चमार माला पर आरोप लगा रहा है खा गया, नॉर्थ इंडिया का वाल्मीकि चमार पर आरोप लगा रहा है ये खा गया। ये सारा खेल जो है सारे देश भर में इन लोगों ने लगाया। मैंने एक प्रोफेसर था, उसने कहा मैं शुरू से इस आंदोलन में हूं। मैंने उसको स्टेज पर एक सवाल पूछा, भाई कितने साल हो गए? तो उसने कहा 13 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कहा 13 साल से कुछ मिला? तो बोले 13 साल से साला मामला हमारा कुछ मुकाम पर पहुंच ही नहीं रहा। मैंने उसको कहा 15 साल हो गए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से रिजर्वेशन जिस गवर्नमेंट सेक्टर में और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में लागू है वहां प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। जब प्राइवेटाइजेशन चल रहा है और प्राइवेटाइजेशन के बाद रिजर्वेशन 0 हो रहा है, जब रिजर्वेशन 0
षड्यंत्र पूर्वक वो लोग कर रहे हैं, उस समय रिजर्वेशन खत्म ना हो, इसकी लड़ाई माला और मादिगा, मादिगा और माला लोगों ने मिलकर लड़नी चाहिए थी। तो माला और मादिगा ने मिलकर लड़ने की बजाय जिन्होंने एलपीजी का कार्यक्रम लागू किया, उन्होंने माला को मादिगा के खिलाफ, मादिगा को माला के खिलाफ। मैंने उनको पूछा, भाई ये मादिगा का नेता कौन है? तो उन्होंने कहा वो कांग्रेस में है। मैंने कहा माला का जो इसका विरोध करने वाला नेता है वो कौन से पार्टी में? उसने कहा वो भी कांग्रेस में है। ये बात हम लोगों को समझना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ सारे देश भर में, अभी झारखंड का मुद्दा आया, झारखंड में बीजेपी का शासन आ गया। झारखंड में क्या हुआ कि आदिवासी और नॉन आदिवासियों का झगड़ा लगा दिया गया। मूल निवासी 1931 के सेंसस का मामला लेकर के लड़ाई शुरू हो गई कि 31 के पहले के जो लोग झारखंड के निवासी नहीं है, उन लोगों को यहां रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा एक मामला आदिवासियों के माध्यम से खड़ा किया गया। दूसरे जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, उन लोगों को तैयार किया गया, वो उसके विरोध में खड़े हो गए। तो आदिवासी और नॉन आदिवासियों में झगड़ा लगा दिया गया। और जो आदिवासी है उसके अंदर ईसाई आदिवासी, नॉन ईसाई आदिवासी, उसके अंदर झगड़ा लगा दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आदिवासी बाहुल्य स्टेट में बीजेपी की शासन आती। तो समझ में आता है ये सारा वर्चस्व निर्माण करने का खेल है। हमारे साथी ने कहा भाई ये सारा खेल जो है ये केवल बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं, गलत है, ये गलत आकलन है। बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं, गलत आकलन है। ब्राह्मण लोग लड़ रहे हैं। ब्राह्मण बीजेपी का भी नहीं होता, कांग्रेस का भी नहीं होता, कम्युनिस्टों का भी नहीं होता। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है और वो अपना वर्चस्व निर्माण करने के लिए पार्टी उसके लिए सेकंड थर्ड प्रायोरिटी है। वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो साधन उपयुक्त है वही पर्याप्त है। इसलिए बीजेपी ने जो वर्चस्व स्थापित करने के लिए वहां खेल खेला, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने शिबू सोरेन को कहा लालू से समझौता मत करना, तुम और हम समझौता करके चुनाव लड़ते हैं। शिबू सोरेन ने मान लिया। ये मानने का काम शिबू सोरेन ने किया। इसी वजह से शिबू सोरेन को झारखंड में बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने योजना बनाकर शिबू सोरेन का या आदिवासियों का पत्ता झारखंड में कांग्रेस ने काटा और बीजेपी को लाया। कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं है। बिहार में पासवान और लालू का झगड़ा कांग्रेस ने लगाया। कैसे लगाया जानते हो? तुम्हारे मालूम है कैसे झगड़ा लगाया? पासवान ने कांग्रेस को कहा मुझे रेल मंत्रालय चाहिए। कुछ दिन के बाद कांग्रेस ने पासवान को कम्युनिकेट किया कि लालू जी आपको रेल मंत्रालय देने के विरोधी है। देखो खेल कैसे चल रहा है। कांग्रेस ने पासवान को कम्युनिकेट किया लालू जी आपको रेल मंत्रालय देने के विरोध में है। कांग्रेस ने लालू को जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उसके तहत उसको रेल मंत्रालय दे दिया और पासवान को संकेत दिया देखो वो अपने रेल मंत्रालय बनना चाहता था इसलिए तेरा विरोध कर रहा है। पासवान लोकसभा के चुनाव में लालू के साथ में और विधानसभा के चुनाव में लालू को हराना ही मेरा मिशन था। अब ये मेरा मिशन पूरा हो गया है। उसने कहा उसका मिशन पूरा हो गया है मगर पासवान को कोई पूछ ही नहीं रहा है। बेसिक बात क्या है? क्या कांग्रेस ने झारखंड में खेल खेला, आदिवासियों का राज समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने बिहार में खेल खेला और लालू का राज समाप्त कर दिया। लालू को मैंने खुद टेलीफोन पर बात की है, मैंने खुद यही कहा। तो लालू जी ने कहा कि नहीं नहीं साला अर्जुन सिंह बहुत बदमाश आदमी है, सोनिया जी ठीक है। मैंने कहा अभी क्या कहा? मैंने कहा आप जैसे जानकार आदमी को मैं क्या कहूं भाई। साथियों ये जो ये सारा खेल बिहार में बीजेपी का शासन कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं। कांग्रेस के अंदरूनी सोर्सेस के लोगों ने कहा क्या कहा
कि बिहार में लालू जी परास्त होने से दिल्ली में लालू जी का जो दबाव हमारे ऊपर पड़ता था कम हो गया, हमारा संकट दूर हो गया। लालू जी बिहार में हार गए, संकट बड़ा नहीं घट गया। केंद्र सरकार में लालू वजनदार मंत्री, अगर बिहार में शासन आता तो लालू का वजन और बढ़ जाता, वो केंद्र सरकार को और ज्यादा सरदर्दी देता। हार गया, सरदर्दी खत्म, कांग्रेस की समस्या खत्म। एक खेल जो लोग ऐसा समझते हैं बीजेपी के ही लोग खेल खेलते हैं, ये आधा आकलन है। बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी, जो लोग इसमें फर्क करते हैं उनकी बुद्धि का आधा विकास हो गया है, उनके बुद्धि का पूरा विकास नहीं हुआ है। उनको पूरा विकास कर लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या होंगे, बीजेपी का विरोध करते 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 हमारे मन में कब कांग्रेस के प्रति सहानुभूति पैदा हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और इसके शिकार हो जाएंगे। हो रहे, मुझे कुछ मुसलमान लोग मिले दिल्ली में, एक प्रोफेसर मुसलमान मुझे मिला और कहा, मेसराम जी ये जो बीजेपी है ये पत्थर है, और ये जो कांग्रेस है ये ईंट है, और ये ईंट है ना ये नरम होती है और पत्थर ज्यादा सख्त होता है। तो पत्थर तो हमारे सेंट्रल ऑफिस में था, मैंने हमारे कार्यकर्ता को कहा कि ईंट जो है पहले माले पर है, वहां से एक ईंट लेके आओ। ईंट लाया, लाने के बाद मैं उस प्रोफेसर को कहा कि आपके सर पर पहले पत्थर मारूं या ईंट मारूं? उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि आपने पत्थर सख्त है और ईंट नरम है ऐसा कहा, मैं प्रयोग किए बगैर मानता नहीं किसी चीज को, मैं प्रयोग करना चाहता हूं कि इसमें नरम कौन है और सख्त कौन है। तो मैंने कहा अगर मैं ईंट आपके सर पर मारूंगा तो आपके सर का क्या होगा? तो उसने कहा सर टूट जाएगा। अच्छा, मैंने कहा चलो दूसरा सवाल, अगर मैं आपके सर पर पत्थर मारूंगा तो आपके सर का क्या होगा? तो उसने कहा सर टूट जाएगा। मैंने कहा दोनों मारने से अगर सर टूट जाएगा तो एक नरम है और एक सख्त है, क्यों कहते हो भाई? और कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मत कहो, जिसका बुद्धि नहीं है, मासेस है, उनको कहो, ये उनका टर्मिनोलॉजी है, इधर तो मत कहो। तो ये जो गुमराह होने का और गुमराह करने का जो तरीका, इस वजह से हम लोग गुमराह हो सकते हैं, ये बात हम लोगों को साथियों ध्यान रखना होगा। अब साथियों मैं इस मुद्दे पर लास्ट बात आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ये लोग एक जाति को दूसरे जाति के साथ, दूसरे जाति को तीसरे जाति के साथ सारे देश भर में लड़ा रहे हैं। लड़ाने के लिए रिजर्वेशन के कोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और रिजर्वेशन के कोटे की वजह से हमारे लोग इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं, और जो दलाल लोग हैं वो दलाल लोग इनको भिड़ा रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, और दलालों को वो दलाल मानने की बजाय अपने रहनुमा, रहबर और नेता मान रहे हैं, और उनकी बातों पर यकीन करके लड़ रहे हैं। तो इस मुद्दे पर रिजर्वेशन के कोटे का मामला लेकर के लड़ाई लगाई जा रही है। हमारे सामने क्या है, समस्या क्या है हमारे सामने मूल निवासियों को लड़ाने की जो समस्या ब्राह्मणों ने निर्माण की है, उन लोगों को जोड़ने की हमारे सामने चुनौती है कि जोड़ा कैसे जाए। जोड़ने से समस्या का समाधान होगा। अब जोड़ा कैसे जाए, और एक सवाल है जोड़ा कैसे जाए, और लड़ाने और भिड़ाने की राजनीति और दांव पेच फेल कैसे किया जाए, ये हमारे सामने चुनौती है। अगर हमारे में योग्यता है तो हम इनके दांव पेच को फेल कर सकते हैं। क्या तरीका है? तरीका है कि अगर हम लोग ये लड़ाई किस आधार पर लगा रहे हैं, अरे इन्होंने कोटा खा लिया, पूरा खा लिया, ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोगों को लेकर के ये लड़ाई लगा रहे हैं, तो इसकी जड़ को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? तो इसकी जड़ को खत्म करने के लिए एक सिंपल तरीका है। जो तरीका मैं बता रहा हूं वो तरीका प्रचार में लाया जाना चाहिए। ये प्रचार में लाते ही जो लोग लड़ा रहे भिड़ा रहे हैं वो लड़ाने भिड़ाने में कामयाब नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक जाति दूसरे जाति के साथ जब तक लड़ाई नहीं करेगी
तक उनका लड़ाने का खेल सफल नहीं हो सकता। अगर हम लोग क्या करें, हाँ भाई इन्होंने सारा कोटा खा लिया, ऐसा किया जाए कि शेड्यूल कास्ट की जो अनुसूची है उसको A, B, C और D 2 या 3 या 4 कैटेगरीज में विभाजित कर दिया जाए। हर कैटेगरी की जनसंख्या निर्धारित की जाए और जनसंख्या निर्धारित करके उसका कोटा निर्धारित कर दिया जाए, मगर वो सारे के सारे शेड्यूल कास्ट में ही रहेंगे और उसके अंतर्गत कैटेगराइजेशन होगा शेड्यूल कास्ट का। अगर ये कार्यक्रम शेड्यूल टाइप में लागू कर दो, यही कार्यक्रम अदर बैकवर्ड कास्ट में लागू कर दो, तीनों जगह लागू कर दो और लागू करने का अभियान शुरू कर दो। अगर लागू करने का अभियान शुरू कर दो, वो लोग इनको लड़ा रहे हैं और हम अभियान चलाते हैं कि भाई ये शेड्यूल कास्ट की सूची को कायम रखा जाए और उसमें ABCD बनाया जाए और जनसंख्या निर्धारित करके कोटा फिक्स कर दिया जाए और वो उनको दे दिया जाए। अगर ये प्रचार करो तो जो लोग लड़ा रहे, जो लोग भिड़ा रहे हैं, वो मामले लड़ाने और भिड़ाने का मामला उसकी जड़ समाप्त हो जाएगी। जो इस मुद्दे को लेकर लड़ा रहे हैं, ये लड़ाने वाले लोग लड़ाने के लिए मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। अगर समाज के अंदर से ही आवाज उठ जाए और समाज खुद ही अपने अधिकारों का वितरण कर ले, तो जो ब्राह्मण इसके आधार पर हमारे लोगों को लड़ाना चाहता है, ये लड़ाई बंद हो जाएगी। लड़ाई बंद होते ही इन लोगों को इकट्ठा करने की चुनौती सफल हो जाएगी। अगर एक जाति को कहा भाई इन्होंने कोटा खा लिया और उसको उकसा दिया, उसको उसके खिलाफ उकसा दिया, अगर दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए तो खेल ब्राह्मणवाद का सफल हो जाएगा। अगर ब्राह्मणवाद का खेल विफल करना है तो प्रत्येक लोक और लोक समूहों के साथ न्याय होना चाहिए। अगर मान लो एक ए नाम की जाति है, अगर उसकी संख्या 5% है और B नाम की जाति है उसकी संख्या 4 है, 4% होने वाली संख्या वाले को अगर 4 दे दिया जाए, 5 वालों को 5 दे दिया जाए, 5 वाला ये दावा नहीं कर सकता कि उसको 6 दे दिया जाए, उसको 7 दे दिया जाए। 5 वाला अगर 5 लेता है उसके साथ अन्याय नहीं, उसके साथ भी न्याय, और 4 वाला 4 लेता है उसके साथ भी न्याय होता है। अगर हम न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हम लोगों को एक अभियान चलाना होगा। अगर ये अभियान आप चलाते हो तो ब्राह्मणों को हमारे बीच में लड़ाई लगाने का जो अवसर उपलब्ध हो रहा है, ये अवसर समाप्त हो जाएगा। ये जो योजना आप बना रहे हो, लागू करने के लिए उनको कह रहे हो, वो लागू करने वाली नहीं है। अगर आपने ये अभियान चलाया तो वो लागू करने वाले नहीं है। क्यों लागू करने वाले नहीं है? क्योंकि वो कहेंगे अरे इससे झगड़ा खत्म हो रहा है, झगड़ा खत्म होने से हमको क्या फायदा होगा? हमको तो झगड़ा बरकरार रखने से फायदा है, झगड़ा खत्म होने से तो हमारा नुकसान है। ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ये लोग इकट्ठा नहीं होने चाहिए, वो इसको लागू करने के लिए राजी नहीं होंगे। सबूत, सुप्रीम कोर्ट कैटेगराइजेशन के लिए तैयार नहीं है। सबूत भी आपको दे रहा हूं, काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है न्याय नहीं देता। दुनिया की न्यायपालिका न्याय देती है, भारत की न्यायपालिका निर्णय देती है, न्याय नहीं देती। तो भारत की न्यायपालिका ने ये जो कैटेगराइजेशन है इनकार कर दिया। मंडल कमीशन में LR नाइक ने ऐसा कैटेगराइजेशन किया था, VP सिंह ने भी नहीं माना, और मंडल कमीशन में क्रीमी लेयर का षड्यंत्र ब्राह्मणों ने सुप्रीम कोर्ट में लागू किया। मगर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को क्रीमी लेयर लगाया, मगर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को क्रीमी लेयर के सिद्धांत को ही अगर माने तो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में तो क्रीम ही नहीं है। अरे दूध ही नहीं है साला, क्रीम कहां से आएगा? मोस्ट बैकवर्ड क्लास के पास दूध ही नहीं है, साला क्रीम कहां से आएगा? तो उसको उसका शेयर जो है अगर उसकी संख्या के अनुसार दे करके उनको क्रीमी लेयर ना लगाते, उनको फायदा होता।
सुप्रीम कोर्ट ने न्याय देने का काम नहीं किया, मगर क्रिमिनल लागू कर दिया, दोनों के साथ अन्याय किया। यानी सुप्रीम कोर्ट न्याय देने का काम करने की बजाय निर्णय देने का काम कर रही है, और कैटेगराइजेशन के निर्णय को रिजेक्ट करने का काम उसने किया। इससे सिद्ध होता है शासक जाति के लोग आपके अंदर का झगड़ा बरकरार रखना चाहते हैं। अगर शासक जाति के लोग आपके अंदर का झगड़ा बरकरार रखना चाहते हैं तो क्या ये झगड़ा आप समाप्त करना चाहते हैं, या आप भी इस झगड़े को बरकरार रखना चाहते हो? अगर आप इस झगड़े को समाप्त करना चाहते हो तो आपको जो मैं कह रहा हूं वो अभियान समाज में चालू रखो। अगर इस अभियान को आपने चालू किया, सरकार मानने वाली नहीं है, सरकार पहली की जो स्कीम है वो भी मानने वाली नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो भी मानने वाली नहीं है, मगर जो अभियान हम चलाएंगे उससे आपस में झगड़े का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और हमें लोगों को जोड़ने का अवसर उपलब्ध होगा। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। दूसरा मुद्दा, आखिरी बात, जो इतिहास से सबक नहीं सीखते उसे इतिहास सबक सिखा देता है। मैं सरसरी तौर पर ही आपको ये बात बताऊंगा क्योंकि ये 1-1.5 घंटे का सब्जेक्ट है, मगर मैं आपको सरसरी तौर पर उदाहरण दूंगा, इसका विस्तार हम बाद में करेंगे। पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने मौर्य साम्राज्य का खात्मा करने के लिए बृहद्रथ की हत्या की उदाहरण हमारे सामने है। शिवाजी महाराज को कोकनस्थ ब्राह्मणों ने जहर देकर मारा। अगर शिवाजी वास्तव में बुज़दिल होता तो ब्राह्मणों को जहर देकर मारने की आवश्यकता नहीं होती। शिवाजी को जहर दे के मारा, ब्राह्मणों ने उसके महाप्रतापी पुत्र संभाजी को मुसलमानों, आक्रमणकारी मुसलमानों के हाथों सौंप करके उसको मरवा दिया, और शिवाजी का कमाया हुआ सारा का सारा राज्य उन्होंने, ब्राह्मणों ने नियंत्रण कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया और पूना में शिवशाही को खत्म करके पेशवाई को लाया। दूसरा उदाहरण, शिवाजी ने मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, अगर इससे सबक सीखा होता तो शिवाजी के साथ ऐसा नहीं होता। शिवाजी महाराज ने मौर्य साम्राज्य के पतन से सबक नहीं सीखा। मैं ये सबक सीखने वाली बात है इसलिए बता रहा हूं, इसलिए शिवाजी महाराज के साथ ऐसे हुआ। ब्राह्मणों ने संतों की हत्याएं की। चक्रधर ब्राह्मण था फिर भी उसकी हत्या की क्योंकि उसने हमारी साइड ली। ज्ञानेश्वर ब्राह्मण था, उसको जमीन में जिंदा ब्राह्मणों ने गाड़ा और कहा उसने समाधि ली। तुकाराम कुर्मी था, संत था और महाराष्ट्र का कबीर माना जाता है, उसकी ब्राह्मणों ने हत्या की। चोखा मिला अछूत था, उसके ब्राह्मणों ने हत्या की। रविदास की ब्राह्मणों ने हत्या की, कबीर की हत्या करने का प्रयास किया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये इतिहास हमारे सामने है, इससे हमको सबक सीखना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी ऐसे ही धोखा हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में धोखा कैसे हुआ, इसके बारे में एक जानकारी, एक नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। बाबा साहब अम्बेडकर का जब डेथ हुआ तो डेथ बॉडी एरोप्लेन से बॉम्बे ले जाई गई। तो एरोप्लेन से डेड बॉडी उतरने के बाद में माई साहब, जिसको लोग माई साहब कहते हैं, दादा साहब गायकवाड़, वामनराव गोडबोले, ऐसे 4-5 लोग जो है वो एम्बेसडर में बैठे और वो डेड बॉडी लेके जा रहे थे। माई साहब ने दादा साहब, बाबा साहब के बाद में सबसे सीनियर मोस्ट आदमी दादा साहब गायकवाड़, माई साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को कहा कि दादा साहब, बाबा साहब अंबेडकर को अग्नि देने के पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई जाए और मीटिंग बुलाकर मुझे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाए और उसके बाद बाबा साहब को अग्नि दी जाए। माई साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को यह कहा। ये बात वामनराव गोडबोले जो अभी भी जिंदा है उसने सुनी, उसने किताब लिखा, उसमें ए स्मरण उसने अपनी किताब में लिखा। ये बहुत छोटी घटना है मगर ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मणों ने योजना बनाकर माई साहब को बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में प्रवेश करवाया ताकि इस आंदोलन पर कब्जा और नियंत्रण करवाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रकाश आंबेडकर की योजना बनाकर ब्राह्मण लड़की के साथ शादी करा दी गई। पता नहीं नॉर्थ इंडिया के लोगों को जानकारी है या नहीं, शायद नॉर्थ इंडिया के लोगों को जानकारी नहीं है। और रामदास आठवले का नाम सुना होगा आपने, उसकी बीवी भी ब्राह्मण। तो आजकल ये जो परिवर्तनवादी आंदोलन चलाने वाले जो नेता लोग हैं उनको काबू करने का एक सिंपल तरीका है कि उस समाज को अगर काबू करना है तो नेता को काबू करो, और नेता को काबू करना है तो ब्राह्मण अपनी एक लड़की देता है और लड़की देकर उसको दामाद बना लेता है। दामाद बनने के बाद वो ब्राह्मण के बारे में बोलना ही बंद कर देता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। ये तरीका ब्राह्मणों ने अपनाया। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की यानी माई साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर वो सारे आंदोलन पर नियंत्रण करना चाहती थी, ये इससे प्रमाणित होता है। इसका मतलब है माई साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ शादी की या ब्राह्मणों ने योजना बनाकर माई साहब से शादी करवाई। ये इस आंदोलन पर नियंत्रण करने के दावपेच का षड्यंत्र का हिस्सा था। और कहा जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की हो सकता है हत्या हो गई हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो मृत्यु के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं हुई। कहते हैं कि उसमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन है। तो बाबा साहब के साथ भी ये धोखा हुआ। उसके बाद में ये सारे इतिहास एक उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह के जीवन में। उसका व्यक्तिगत सेवक गंगू ब्राह्मण था, उसको तरन तारण के युद्ध में जब गुरु गोविंद सिंह को लगा कि शायद मैं परास्त हो जाऊंगा, इसलिए उसने अपने छोटे दो बेटे गंगू ब्राह्मण को दिए और उसको लाखों रुपए दे करके कहा कि इनका पालन पोषण करना। गंगू ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और वो बेटों को लेकर सीधा औरंगजेब का जो नवाब पंजाब में था वो नवाब के पास लेके गया और नवाब को कहा ये गुरु गोविंद सिंह के बेटे, इनको मार दो। नवाब ने चिट्ठी लिखी औरंगजेब को और कहा कि भाई ये गंगू ब्राह्मण मेरे पास आया है और कहता है ये गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं, इनको मार दो, मैं क्या करूं। औरंगजेब ने जवाब दिया कि हमारी लड़ाई गुरु गोविंद सिंह के साथ में है, हमारी दुश्मनी गुरु गोविंद सिंह के साथ में है, उन बच्चों ने कोई अपराध नहीं किया, उसको मत मारना। ये जवाब जब आता है तो नवाब उस ब्राह्मण को कहता है, गंगू ब्राह्मण को जो अनपढ़ है उसको कहता है कि औरंगजेब ये कहता है। तो अनपढ़ ब्राह्मण नवाब को कहता है कि अगर आपके लिए गुरु गोविंद सिंह सांप है तो ये सपोले है, ये सपोले बड़े बनकर सांप बन जाएंगे, अगर सांप बनेंगे तो आपको डस लेंगे, अभी मार दो ठीक रहेगा। दूसरी चिट्ठी नवाब भेजता है कि वो ऐसा बोल रहा है, क्या करूं। ये कहने के बाद औरंगजेब नवाब को आदेश देता है मार दो। एक अनपढ़ ब्राह्मण किस तरह से अपने जातीय वर्चस्व की बात को समझता है, जानता है, मरवा दिया। गुरु गोविंद सिंह के साथ में घटित घटना भी हमारे सामने सबक सीखने के लिए है। ये सारे इतिहास के उदाहरणों को अगर ध्यान में रखा जाए तो
तो उत्तर प्रदेश में जो अभियान चल रहा है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, ये उदाहरण मैंने इतिहास से सबक सीखने के लिए कहा। हम तो इतिहास से सबक सीखने की बात कह रहे हैं, न केवल कह रहे हैं बल्कि हम लोग उस पर अमल करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश के लोगों को आगाह करने के लिए, उनको सतर्क करने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसा कहकर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट निगेटिव आने वाला है। अभी से बताता हूं। कल ये होगा तो कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि मेश्राम जी, आपको पहले कैसे पता चला था? आपको इतने पहले कैसे पता चला कि ऐसा होने वाला है? सिंपल बात है, जो इतिहास से सबक सीखते हैं उनको पता चलता है। जो इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं उनको कुछ पता नहीं चलता है। ये इतिहास है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आप अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हो तो आपको इतिहास मालूम होना चाहिए। और इतिहास काय के लिए मालूम होना चाहिए? कोई इतिहास मनोरंजन का विषय है? नहीं। काय के लिए मालूम होना चाहिए? सबक सीखने के लिए इतिहास मालूम होना चाहिए। इतिहास वास्तविक रूप से धर्मनिरपेक्ष होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक का नंगा तार होता है, अगर मुसलमान कहे कि मैं 5 बार नमाज पढ़ता हूं, हिंदू कहे कि 5 बार आरती करता हूं, अल्लाह की 5 बार नमाज करता हूं, भगवान की 5 बार आरती करता हूं, ऐसा कहकर अगर मुसलमान नंगे इलेक्ट्रिक के तार को पकड़ ले और हिंदू नंगे तार को पकड़ ले, तो इलेक्ट्रिक का नंगा तार क्या करेगा? वो ये नहीं देखेगा ये 5 बार नमाज पढ़ता है, वो ये नहीं देखेगा ये 5 बार आरती पढ़ता है। वो क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक का जो नंगा तार है वो वास्तविक रूप से सेकुलर है। हम लोग तो साले पाखंडी सेकुलर है, वो रियल सेकुलर है। वो हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, न धार्मिक देखता है, न अधार्मिक देखता है। वो अपना सबक उसको सिखाता है। इलेक्ट्रिक के करंट की तरह जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं, इतिहास ये नहीं देखता है राजा है, महाराजा है, चक्रवर्ती है। अगर सबक नहीं सीखेगा तो वो सबक उसको सिखाता है। सबक सीखना होगा। उत्तर प्रदेश के लोग अगर सबक नहीं सीखेंगे तो उसके लिए आने वाला समय बहुत संकट में जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अगर नेता नहीं मानते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रजा को इसके बारे में सतर्क रहना होगा। सतर्क नहीं रहेंगे तो ये संकट आने वाले समय में बरकरार रहेगा। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे और उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथ